तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो एसएससी जीडी के लिए जो मिनी मॉक टेस्ट आज पहली बार जो मिनी मॉक टेस्ट डाला गया है, उसका जो जितना भी सॉल्यूशन है वो हम आपको वीडियो के थ्रू हर डेली टू डेली अपडेट करेंगे सभी सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो है वो सिर्फ जीके के लिए है, बाकी हिंदी की नेक्स्ट वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, 2023 में एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अन्नू रानी। कौन है? अन्नू रानी है। आइए अन्नू रानी के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वो जान लेते हैं। तो चीन में जो एशियन गेम्स जो है 2023 में एशियन गेम जो खेले जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, कौन से कहाँ पे? चीन में। तो एथलीट जो अन्नू रानी है, इन्होंने क्या किया? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला बन गई है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन? अन्नू रानी, जिन्होंने चीन में खेल हो रहे एशियन गेम्स 2023 के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भाला फेंक कितना मीटर जो है वो फेंका है? तो 62.92 मीटर। ये भी आप याद रखेंगे कि 62.992 मीटर इन्होंने भाला फेंका है, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ये बिलोंग करती हैं। कौन? अन्नू रानी। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाने लगा है? जब से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तब से ये बनाया जाने लगा है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? यानी कूद। कूद कहाँ का हो सकता है? कहाँ के लोग ज्यादा कूदते हैं, ज्यादा उछलते थे? अब जब से 370 जब से हटी है, तब से उनका कूदना जो है वो बंद हो गया है। तो कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के और थोड़े से जो नृत्य हैं वो कर लेते हैं। तो अब जो पहले पत्थर फेंकते थे, अब वो उफ करते हैं। कैसे करते हैं? उफ। 370 हटा दी गई, तो उनका जो कूदना है वो भी बंद हो गया। तो कहते हैं कि उन वो जो पत्थर फेंकते थे, भाड़ पाथेर जो पत्थर फेंकते थे, अब वो उफ करते हैं। क्यों? क्योंकि 370 हटा दी गई। तो अब वहाँ की जो सेना है वो कैसी है? हाफिज है। हाफिज का मतलब है खुशहाल है। कैसी? खुशहाल है, यानी अपना जो दम है वो अब दिखा लेती है। ठीक है, जो वहाँ की सेना है वो हाफिज भी है और अपना जो दम है वो भी दिखा लेती है। पहले 370 लगी थी तो अपना दम जो है वो नहीं दिखाती थी। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, और ये कूद नृत्य जो है वो मनाया क्यों जाता है? तो जो कूद नृत्य है, वहाँ के जो देवताएं हैं, जो देवताएं हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो नृत्य है वो किया जाता है। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि डोलू कुनिथा, कौन सा? डोलू कुनिथा जो नृत्य है वो किस भगवान के ऊपर मनाया जाता है? किस भगवान को उसमें पूजा जाता है? तो शिव भगवान को जो है, जो डोलू नाम का लड़का है वो किसको पूजते हैं? वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। कौन? डोलू जो है वो किसकी पूजा करते हैं? शिव भगवान की पूजा जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर कलाकार सितारा देवी, सर ने बोला था अगर तारे की तरह चमकना है तो कभी भी थकना नहीं है। कैसे? और एक रोशन आरा बताया था। कौन सा? अगर पिताश्री का नाम अपना रोशन करना है तो कौन है? एक रोशन आरा नाम भी आपको बताया था। ठीक है, कौन से? तारे की तरह अगर चमकना है तो अपना नाम रोशन करना है, कभी भी थकना नहीं है। ठीक है, सर की 3 बजे वाली क्लास लीजिए आप सभी लोग। और वैसे तो आप सभी को पता है कि कथक जो नृत्य है वो कहाँ का है? ठीक है, उड़ीसी उड़ीसी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अब सितारा देवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि संगीत नाटक अकादमी जो सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? तो 1969 में, 1969 में इनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 1973 में इन्हें पद्म श्री मिला था। क्या मिला था? पद्म श्री 1973 में मिला था। और 1995 में क्या मिला था? 1995 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला था। किसको? सितारा देवी को। अगला क्वेश्चन जो है वो है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो पहले शासक थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा अधिराज। कौन सी? महाराज अधिराज की जो उपाधि है वो इन्होंने धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो
इनका विवाह जो है वो लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। किसकी उनका नाम क्या था? तो कुमार देवी से इनका जो विवाह है चंद्रगुप्त प्रथम का, इनकी जो शादी हुई थी वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी। ये संस्थापक हैं किसके? श्रीगुप्त जो है वो है गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है। और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि उन्होंने धारण की थी। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। फयान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान आया था। चंद्रगुप्त वन से दो चीजें याद रखेंगे इन्होंने, एक तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी और दूसरा इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरा गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि जो है वो धारण की थी। तीसरी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके बारे में एक चीज है कि इनके शासनकाल में कौन आया था? तो फायान आया था। कौन आया था? फायान आया था। और इन्हीं के शासनकाल में कुमारगुप्त ने, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कुमारगुप्त ने किसकी नींव रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव जो है वो रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है। तो भारत के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो भारत के उत्तर में जो है वो भूमध्य रेखा जो है वो स्थित है। अब थोड़ा सा भारत के मैप के बारे में जान लेते हैं कि थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, ठीक है? अब ठीक है। जैसे भारत के भूमध्य रेखा में उत्तर से, उत्तर में कहाँ से? उत्तर में 8.8 डिग्री और 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और एक ये, इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे और इन दोनों चीज़ों को एक साथ याद रखेंगे। इन दोनों को, ये है उत्तरी अक्षांश पे और ये है पूर्वी देशांतर के बीच में जो भारत है वो स्थित है। ये जो ये जो चीज़ है ये वाली, ये बहुत पूछी जाती है ये वाली। और ये दो, इनको दोनों को एक साथ याद रखेंगे। इसमें उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे और इसमें पूर्वी देशांतर के बीच में जो है वो भारत की जो रेखा, भारत जो स्थित है वो स्थित है। ठीक है, भारत की जो भूमध्य रेखा है वो स्थित है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता में दर्शाने के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना? देखो, इसमें हम एक शॉर्टकट तरीका बता दें आपको। 3 चीज़ याद रखनी है। पहली, एक तो याद रखनी है पहली कौन सी? रोड। ठीक है, कौन सी? रोड। और दूसरी याद रखनी है तुम्हें कौन सी? दूसरी तुम्हें याद रखनी है गडगिल। क्या? गड। ठीक है, और तीसरी याद रखनी है रोड महालोबिस, रोड महागढ़। हाँ, ये 3 याद रखनी है। पहली है हैरोड मॉडल, रोड पर क्या है? महागड्ढा है। क्या है? महागड्ढा है। रोड पर महागड्ढा है। हैरोड मॉडल, महालोबिस। और तीसरी पंचवर्षीय जो है वो किस पर आधारित है? तो गडगिल के बेस पर आधारित है। कौन कौन सी? एक बार फिर से देख लेते हैं। रोड, महा, और तीसरी कौन सी थी? रोड, महा और गडगिल। ठीक है, तो हैरोड मॉडल, महानुनिवेश और तीसरी कौन सी है? गडगिल। ये 3 इस पर आधारित है। पहली इस पर हैरोड मॉडल पर, दूसरी महानुनिवेश और तीसरी गडगिल पर। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। दूसरी क्या है? वो ये है कि इनमें 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बनाए गए थे ना प्रोजेक्ट, जैसे भिलाई, पहली है भिलाई, दूसरी है दुर्गापुर, कौन सी? दुर्गापुर, और तीसरी है राउरकेला। ये जो तीनों हैं वो कब बनाएंगी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये बनाएंगी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि राउरकेला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है वो किस पंचवर्षीय योजना में बना है। ठीक है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है, आप सभी को पता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी जो समय अवधि वो कितनी है? तो 1951 से 1956। ठीक है, दूसरी है वो 56 से 61, 1956 से 1961। और तीसरी की बात करें तो तीसरी है जो 1961 से 1966। और फिर इसमें इन
3 के बाद 3 साल का गैप दिया गया था, ठीक है। 3 साल का गैप देने के बाद चौथी जो है वो 1966 से 1969, कितनी 1969, ठीक है। इसके बाद बात करें और एक एक ये चीज भी याद रखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम पर जो पीएम थे वो कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पीएम थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन चीज़ों को याद रखेंगे। और एक बार आप नवीन सर की वीडियो ज़रूर देख लेना, एक तो पंचवर्षीय योजना की और दूसरी उन्होंने जो जनगणना के बेस पर अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली पुलिस के लिए बनाई थी, वो दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक आवाज सारणी के जनक किसको कहा जाता है, तो मेंडलीव की आवाज सारणी आप सभी को पता है, आपने 9th से लेकर 12th तक आपने सभी ने पढ़ी होगी। तो कौन से हैं, देमेत्री मेंडलीव हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करने की कोशिश की हुई है। बाकी एक दो लोग और आए हुए हैं जिन्होंने जिनके जो तथ्य हैं वो सही साबित नहीं हुए हैं, ठीक है। एक ये भी आए हैं जो अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड का अष्टक नियम शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक ये भी आए हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पैंतकर पेंटिंग जो है, कौन सी पैंतकर पेंटिंग, ये कहाँ की है, तो पैंतकर पेंटिंग की बात करें तो ये कहाँ की है, झारखंड की है। कहाँ की है, झारखंड की है। इसमें होता क्या है पैंतकर पेंटिंग में, ये भारत में स्क्रॉल के रूप में पाई जाने वाली एक लोक पेंटिंग है। कैसी है, लोक पेंटिंग। पैंतकर पेंटिंग झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्रों में होती है। अगर इनमें और भी ऑप्शन मिल जाते, जैसे मान लो झारखंड ना देकर पश्चिम बंगाल दे दें, तो इन तीनों को याद रखेंगे। जो पैंतकर पेंटिंग है वो उड़ीसा में भी उड़ीसा की भी पेंटिंग है, पश्चिम बंगाल की भी पेंटिंग है और झारखंड की भी पेंटिंग है। इसको कौन से लोग बनाते हैं, तो जो आदिवासी लोग हैं, इस पेंटिंग को आदिवासी लोग जो है वो बनाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पहला पैरा ओलंपिक खेल जो है वो किस वर्ष किए गए थे, तो पहला जो पैरा ओलंपिक गेम है वो 1960 में किए गए थे। कब किए गए थे, 1960 में इटली रोम में किए गए थे। कहाँ पर, इटली रोम में किए गए थे। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात करें तो ये स्वीडन में, शीतकालीन का मतलब है विंटर ओलंपिक, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक है, ये विंटर पैरा ओलंपिक है। तो ये कब किए गए थे, तो ये स्वीडन में किए गए थे 1976 में ये किए गए थे, ठीक है। और पैरा ओलंपिक जो है वो इटली रोम में 1960 में ये किए गए थे। डेविस कप की बात करें तो डेविस कप किससे संबंधित है, डेविस इसके नाम में ही उसका नाम आ रहा है, क्या, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, ठीक है। तो जिस तरीके से इसमें डेविस लिखा हुआ है उसी तरीके से जो टेनिस वर्ड है वो संबंधित है किससे, पुरुष से। जो टेनिस संबंधित होता है वो किससे है, डेविस कप ये संबंधित है टेनिस से। और विंबलडन की बात करें तो ये जो विंबलडन ट्रॉफी है ये और व्हाइटमैन कप जो है ये भी किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। कौन से, विंबलडन जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, तो ये भी टेनिस से संबंधित है। व्हाइटमैन कप जो है ये भी टेनिस से संबंधित है, लेकिन ये व्हाइटमैन कप जो है वो किसको दिया जाता है, तो ये फीमेल्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, फीमेल्स को। जबकि टेनिस में पुरुष को कौन सा दिया जाता है, तो जो डेविस कप है वो पुरुष को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 172 के अनुसार किस राज्य की भंग नहीं हो सकती, तो इसका आंसर जो है वो हमने जल्दी में लगाया तो विधान परिषद था, लेकिन पता नहीं कैसे विधानसभा इसमें लग गया क्लिक, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमसे हो गया गलत। हालांकि हमसे गलत नहीं हुआ, हमने तो विधान परिषद ही टिक किया था, वो ऊपर थोड़ा सा टच हो गया और जल्दी में हमने लगा दिया। अगर संसद की बात करें कि भारत ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भंग नहीं किया जा सकता है, तो भंग कौन नहीं होता है, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। और अगर राज्य की बात की जाए तो विधान परिषद को हमेशा लगाएंगे, क्योंकि राज्य में हमेशा विधान परिषद ही बड़ी होती है और संसद में राज्यसभा बड़ी होती है। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है, इसीलिए राज्यसभा को भंग कभी भी नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऐसे ही राज्य में विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 170 के तहत, सॉरी 172 के 172 के जो पार्ट नंबर 2 है उसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि विधान परिषद में शासन मंडल या भारत को जो हमने अभी चीज़ें समझाई तो मैं एग्जैक्टली यही है। अगर बात करें कि राज्य में जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। किसमें, यूपी, के, एम एच ए, ये
जो 4 लाइनें हैं ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, और इसके बाद सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं नहीं यूपी के एमएचए नहीं है, अच्छा इसमें ही देख लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, ठीक है। तो कितने हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम समझा दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगली बार हम पक्का से समझा देंगे, ठीक है। राज्यों की परिषद की बात करें तो राज्यसभा, और लोगों का सदन की बात करें तो लोकसभा, ठीक है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के विश्व स्तर पर प्रसंगित संगीत रिकी केज को 57वां ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला है, वो किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है 57वां ग्रैमी अवार्ड जो है वो विंड्स ऑफ संसार को दिया गया है। किसको दिया गया है, विंड्स ऑफ संसार को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोस्का झिल्ली की सुरक्षा और आरबीसी का पहले तो निर्माण देख लेते हैं। आरबीसी का जो दिन होता है वो कितना होता है, 120 दिन तक आरबीसी चलती है, और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल पूछा जाए तो 3 से 5 दिन, कितने 3 से 5 दिन तक ये रहती हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो जो आरबीसी और जो कोशिका झिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक कौन सा है, तो जल्दी में हमने वो लगा दिया था कि अडेक एडीसी के जो बसा में घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, ठीक है। तो बी और सी जल्दी में हमने सी लगा दिया, लेकिन इसका जो आंसर है वो कौन सा है, वो है ई। किस तरीके से है कि विटामिन ई जो है, जिसको हम रासायनिक भाषा में टोकोफेरोल बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमीन, विटामिन सी को स्कर्बी, ठीक है। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं, जो कि दृष्टि, प्रजनन और रक्त, मस्तिष्क और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है गणित के लिए प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार जो है वो 2023 किसके लिए प्रदान किया गया। हालांकि अभी हम करंट अफेयर जब से दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए हैं तब से हम नहीं देख रहे हैं, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही दिया गया है, जो कि हमें नीना गुप्ता, तो जो 2022 में दिया गया था शायद, वो तो हमें याद थी कि नीना गुप्ता को दिया गया है, तो वही हमको याद थी, इसीलिए हमने ये ऑप्शन लगाया। जबकि अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ये चेंज हो गए हैं, तो ये कौन है, रुइजियांग झांग है, कौन है, रुकजियांग झांग है, जो कि जो रामानुजन पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसमें इतनी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वें जो ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो किसने किया। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आया नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर एल मुरुगन। कौन है, डॉक्टर एल मुरुगन जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन के लिए ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि कोई भी लगा सकता है, लेकिन थोड़े से हम भी कंफ्यूज हो गए थे तो हमने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए भाई बहन का एक रिश्ता होता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है रक्षाबंधन का, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ टाई की बात करें तो ये है रक्षाबंधन, जो कि हिंदू कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि करवा चौथ कब मनाया जाता है, तो करवा चौथ जो है वो कार्तिक माह की पूर्णिमा के बाद मनाया जाता है। किसके, कार्तिक माह की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन विवाहित महिलाएं इसको मनाती हैं, ठीक है। आप सभी को पता है करवा चौथ कब मनाया जाता है। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना हो गया है काफ़ी, तो इसका जो आंसर है वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु के
तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी माना जाता है। किसको? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? वो जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद शेषचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है, और पंचमढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। एंड आपको जो हिंदी का रिव्यू है वो आपको सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।